बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। मामला कुछ यूं है कि पंजाब की असम्बली तहलील होगी या फिर वजीर आला की छुट्टी होगी। ये फैसला असम्बली के अंदर होगा या फिर अदालत में किया जाएगा। पहले अदमे एतमाद होगी या फिर एतमाद का वोट लिया जाएगा। पंजाब की ये बड़ी पेचीदा सियासत है। इसके ऊपर आमिर मतीन साहब का तजिया लेंगे पहले ही हिस्से में, और प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आज भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे बड़े चैलेंज का सामना है और सबसे ज्यादा जो मुतासरा सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। जानना होगा कि ये मसला अज़म तवज्जो का है या फिर सूबाई पुलिस इस चैलेंज से निमटने की सलाहियत खो बैठी है। और आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने वालों ने अवाम से रूखी सूखी भी छीन ली है। महंगाई की हालिया लहर कितनी खौफनाक है, आदाद शुमार के साथ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आमिर साहब, सवाल मैंने कुछ और करना था लेकिन ऐसा लगता है गेम बिल्कुल पलट गई है। जो खबरें आ रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो आज मीटिंग हुई है उनकी काफ लीग के साथ पीटीआई की, इतना कॉम्प्रोमाइज़, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ पीटीआई कर पाएगी? नहीं, ये कोई बड़ी खबर बिल्कुल भी नहीं है। सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही थी। हाँ, ये है कि ये क्राइसिस क्रिएट करने के बाद और इतना जो हुला बलू कहते हैं वो एक उद्यम मचा हुआ है जो पंजाब के, उससे उनकी ज़रा परवेज़ लाई साहब की बारगेनिंग पोजीशन बढ़ जाती है। तो कोई हर्ज नहीं होता कि आप 5 की जगह 10 दे दें नेशनल असम्बली की, या 10 की जगह 20 दे दें। वो जीतना भी होता है, ये सीटें वादा कर लिया जाता है, मगर आपकी नीयत ना हो तो बड़ा पुराना एक वारदात होती है कि आप इशारा कर देते हैं, एक पीटीआई का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। सो ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं होती कि जी आपने वादा किया था मुझे 5 सीटें और दे दी, 10 दे दी। अच्छा। तो उसके अंदर नीयत भी शामिल होती है, और अगर ब्लैकमेल करके ये कोटास लिए जाएं तो वो फिर कभी भी उन पर अमल दरामद नहीं होता, पहली बात। मगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो ये है कि स्पीकर साहब ने अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन का ज़ाहिर है कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर करना होता है। 2 नोटिफिकेशन आए थे, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, अदम एतमाद का, और एक गवर्नर साहब की तरफ से आया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें परवेज़ लाई साहब। चीफ मिनिस्टर साहब ने, स्पीकर साहब ने, सप्तान खान ने, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 3 दिन में जुमे के रोज़ लूँगा। ये जो गवर्नर साहब का है, क्योंकि सेशन ऑन गोइंग है, इसके अंदर वो नहीं कर सकते, वो नहीं कह सकते असम्बली के स्पीकर को कि आप इसके अंदर स्पेशल सेशन करें या इसी सेशन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो ये उन्होंने इसको इग्नोर किया है या रिजेक्ट किया है अपनी रूलिंग के ज़रिए। ठीक है, अभी जो बाद में होगा कि इलेक्शन कौन होगा, नो कॉन्फिडेंस होगा, क्या होगा रिज़ल्ट, कानूनी बहस भी बाद में आ जाती है। मगर एक वहाँ पे पंजाब के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन हो सकती है, बहुत गंभीर मामला तो हो सकते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऐलान किया है कि अगर कल ये नहीं किया जाता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही नहीं लेते तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, और फिर हम उसके बाद सील कर देंगे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जी। अब ये कैसे किया जाएगा, ऐसी कानूनी मामला तो बाद में आते हैं, मगर इसको ये क्या सिर्फ धमकी है या इस पे अमल दरामद भी होगा? अब 3-4 चीज़ें कर सकती हैं, तीनों चारों बड़ी ही खौफनाक हैं। होता ये है कि जब इस तरह की बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाती है, लड़ाई मार कुटाई सियासी उसमें होती है, ग्रेस नहीं रहती, तो आइन और कानून जो है सबसे ज़्यादा बिगाड़ उनका होता है। कोई फिर बिल्कुल वो सियासी फैसले कर रहे होते हैं और किसी को कोई परवाह नहीं होती है कि ये आईनी है कि नहीं है, कानूनी है कि नहीं होता है। तो ये बिल्कुल उसी नहज पे हालात पहुंच गए हैं। पहले हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि जिस तरीके से यहाँ वो हुआ, लुटाक्रसी हुई, पंजाब में हुई, बाई इलेक्शन हुई, अब ये उसकी एंड गेम की तरफ जा रहा है कि इसकी इंतहा होने जा रही है। अब क्या कर सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब या पीडीएम क्या कर सकती है, गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि बज़ोर शमशीर वो जो है ना पंजाब को, तख्त पंजाब को रंजीत सिंह की तरह फतह करें। अच्छा। और जाहिर है पंजाब पुलिस जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी के बराबर ही स्ट्रेंथ रखती है, 5 लाख की फोर्स है, वो परवेज़ इलाही के अंडर है, बहरहाल वो चीफ मिनिस्टर हैं। अभी जोर के ज़रिए क्या ये फेडरल गवर्नमेंट FIA का स्टाफ लेके जाएंगे,
रेंजर्स को एम्प्लॉय करेंगे, लेवीज को लेके जाएंगे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की एंडी है। ये इसमें ख़तरा है कि फोर्सेस का आपस में टकराव हो। ये एक बड़ा सीरियस मामला होगा और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेवकूफ़ाना होगा अगर इस तरीके से अगर ऐसा किया जाएगा। और ये वैसे भी इस तरीके से हुकूमतें नहीं ली जाती, वो अल्टीमेटली वो चली तो जाती हैं मगर ये दाग रह जाते हैं, ये धब्बा नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी में पहले ही बेनज़ीर खुद शिकार रही ये लोटाक्रेसी की और उनका बड़ा इसके ऊपर वाज़ेह स्टैंड था। मगर आज की पीपल्स पार्टी जो है ना, ये जरदारी साहब की जो पीपल्स पार्टी है, इनको कोई शर्म नहीं रह गई। कोई बेशर्मी के साथ इन्होंने इस्लामाबाद में भी सिंध हाउस में लोटे इकट्ठे किए और पंजाब में भी ये भी जिम्मेदार हैं। वो जो 25 लोग खरीदे गए थे और जिनके ज़रिए बाद में बाई इलेक्शन में हारे भी, तो ये मज़ीद धब्बे लेने जा रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसके अंदर इनको कोई ख्याल नहीं है कि असूल क्या है, कानून क्या है। दूसरा ये है कि अगर ये बशीर शमशीर जो है बज़ोर शमशीर ना ले सके तो फिर ये है कि जी कहीं ये गलती ना करें कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए कि जी कल वो नहीं रही और क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं और वो छोड़ नहीं रहे हैं तो हम गवर्नर रूल लगा दें। अच्छा, ये भी ऑप्शन है, इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है जब आप बिल्कुल ही इस तरह की कानून और आइन के बालातर होके आपको पावर चाहिए, पावर के अंदर फिर कोई आप सहारा ले रहे हैं कानून का, आपको भी पता है गलत है, तो वो है। तीसरा ये है कि कैसे करेंगे गवर्नर रूल और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट करवाना, उनकी बहरहाल हुकूमत है। तो ये चीफ सेक्रेटरी से जो कि मौजूदा तो छुट्टी पे गए हुए हैं, जो उनकी जगह पे एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके ज़रिए और आईजीपी, क्योंकि ये बहस हो जाएगी वो किसकी साइड लेगा, वो वफाक की ले या सूबे की लेगा, उनके ज़रिए डी नोटिफाई करवा दें। अच्छा, कि जी एक डी नोटिफाई कर दिया, हम जीत गए। अच्छा, कतल कलामी की माजरत आमिर साहब, इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आपकी तरफ आते हैं आमिर साहब, प्लीज। जी मैं सिर्फ कंप्लीट कर दूं, फिर ये सिप्तान साहब से ही इसकी रहनुमाई लेंगे। चौथा ये है कि ये अल्टीमेटली अगर दोनों तरफ से ये बहस हो जाए कि ये गवर्नर साहब की रूलिंग ठीक है या स्पीकर साहब की ठीक है, तो फिर ये अदालतों में फैसला जाता है। ये अदालत में होगा या ये सड़कों पे होगा या ये सूबाई असम्बली के अंदर होगा, उसके लिए सप्तान साहब से पूछते हैं। जी सप्तान साहब, आपने थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आपकी रूलिंग आई है कि जो गवर्नर साहब ने कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है, ऑन गोइंग सेशन के अंदर आपका कहना है कि ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए जुमे के रोज़ ही बुलाया जाएगा। तो पहले तो इस पे आप ज़रा फरमाएं कि इसकी आपकी लीगल ग्राउंड्स क्या हैं इस रूलिंग की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, मेरी पहली बात तो ये है कि अगर आप गवर्नर साहब वाला ऑर्डर पढ़ें और उसका फर्स्ट पैरा पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि चौधरी, उसके लिए सॉलिड ग्राउंड्स भी देनी पड़ती है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। ये तो नहीं कहना पड़ता कि आपका हमें कपड़े पसंद नहीं या आपकी चलने का तरीका अच्छा नहीं है। अब बात यह है कि उन्होंने कहा है कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी या कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब भी आपके खिलाफ हो गए और इस वजह से हमें फील होता है कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का ताल्लुक है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब इज्जत एहतराम अपनी जगह, बट ही हैज टू डू नथिंग विद पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी। पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी का जो इनका हेड है, ही इज क्या नाम है उनका, मलिक चौधरी साजिद अहमद। तो उनका फैसला होना है और उन्होंने परवेज इलाही साहब और इन्होंने मिलके दे टुक अ स्टैंड अलोंग विद अस और ही वाज इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। पहली बात तो यह है कि गवर्नर साहब का पहला जो पैरा है वो थोड़ा सा मेलेफाइडी फील होता है जो भी पढ़े। चौधरी शुजात साहब का ये जो डिफरेंसेस कह रहे हैं ऑन पेपर कोई एग्जिस्ट नहीं करता जी, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि चौधरी शुजात हुसैन हैज नथिंग टू डू विद पंजाब की पार्लियामेंट्री मीटिंग, पार्लियामेंट्री पार्टी का, वो चौधरी परवेज इलाही एंड चौधरी साजिद वुड डिसाइडेड। जी उसके बाद उन्होंने दो और ग्राउंड्स दिए हैं। एक कहा है कि जी ये ख्याल कास्त्रो साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया जिसका पीटीआई को नहीं पता था। साथ में उन्होंने कहा जी ये हसनैन बहादुर दरीशक साहब वो रिजाइन कर गए हैं कैबिनेट से। तो तीन मेजर ग्राउंड्स ये हैं। ये दूसरी दो ग्राउंड्स के मतलब आप क्या कहेंगे?
जहां तक कास्त्रो साहब का ताल्लुक है, वो हमारी पार्टी के बड़े बड़े जबरदस्त एक्टिविस्ट हैं, वर्कर हैं, और अगर उनको मिनिस्टर बना दिया तो कोई हर्ज नहीं। बीइंग स्पीकर मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, कोई हर्ज नहीं। जिस वक्त चेयरमैन कहेंगे वो एक कास्त्रो फैसलाबाद के वो नहीं, बल्कि जो 20 दूसरे मिनिस्टर भी हैं, 21 दे वुड रिजाइन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। नंबर टू उन्होंने ये कहा कि हसनैन बहादुर दरेशक साहब, आज हमारी जो मीटिंग हुई है जिसमें हमने कुछ चीजें डिसाइड करनी थी, आई हैड रिक्वेस्टेड हसनैन बहादुर मेरे छोटे भाइयों की तरह है, वो हमारे साथ बैठे रहे हर मशवरे में, मुशावरत में, और मैं आपके चैनल की वसातत से बड़ी क्लियरली बात कर रहा हूं कि हसनैन बहादुर और मैं 2 घंटे, और भी हमारे साथ लोग थे, मैं, राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, हसनैन, चौधरी जहीरुद्दीन, हम सबने बैठ के इकट्ठी मशावरत की है जी। उनका बयान भी आ गया है कि जनाब ये मेरा जाती इशू था, मैं पीटीआई के साथ हूँ, हसनैन दरेशक साहब का ये भी आ गया, मगर वो अगर डिसरिगार्ड करते हैं, और कल जिस तरह राना हसनाउल्लाह ने धमकी दे दी है कि अगर कल ये इजलास ना बुलाया गया तो हम सील कर देंगे चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, तो उस सूरत में वो अगर ये ज़बरदस्ती की जाती है, पहली तो बात ये कैसे करेंगे और क्या उनको करनी चाहिए, और आपका क्या इस पर रद्द अमल होगा? जी, मेरा रद्द अमल ये होगा, पहली बात तो ये है कि वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, बड़ा फ्रैंकली। नंबर 2, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनको इख्तलाफ है, गवर्नर साहब ने जो रूलिंग दिया, अब मैं आ जाऊं दूसरी बात पे, क्योंकि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 को देखें तो उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल समन अ सेशन। शैल समन अ सेशन का मतलब है कि न्यू सेशन। अब जब एक सेशन प्रोरोग नहीं हुआ, वो एडजर्न हो रहा है, वो चल रहा है, तो हाउ कैन गवर्नर उस सेशन के अंदर, वो देखें गवर्नर साहब ने सेशन कॉल किया था सेशन 41st, जो कि उन्होंने बजट के लिए कॉल किया था, अभी तक उसको प्रोरोग नहीं किया और उसको अपने पास रखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई रखा हुआ है। उसके बदले में हमने 41st सेशन जो था उसको कंप्लीट करके, उसको बाकायदा प्रोरोग करके हमने 42nd सेशन इस वक्त स्टार्ट किया हुआ है। गवर्नर साहब के पास जो सबरी पड़ी है वो 41st की है, हमारा 42nd चल रहा है, और इसमें ऑपोजिशन के जितने लोग भी हैं वो सारे 42nd सेशन में उनकी अटेंडेंस लग रही है, उनकी हाजिरी हो रही है। तो गवर्नर साहब पहले इस सेशन को खत्म तो करें ना। सप्तान खान, ये स्पीकर साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक सेशन क्योंकि चल रहा था उसके वजह से गवर्नर साहब ये स्पेशल सेशन का नहीं कह सकते। मैं पढ़ता हूँ आपके पास जो ये 137 आपने बिल्कुल सही आर्टिकल कोट किया, उसके तहत आपके रूल्स ऑफ बिजनेस ये 22 नंबर शिक है, ये कहती है कि अगर जनाब आप मेंबर में गिव नोटिस इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी फॉर मूविंग अ रेजोल्यूशन फॉर सीकिंग अ वोट कॉन्फिडेंस इन चीफ मिनिस्टर ब्ला ब्ला आर्टिकल 137 वगैरह। साथ में वो ये कहते हैं कि द नोटिस फॉर मूविंग द रेजोल्यूशन अंडर सब रूल shall contain a statement signed by the chief minister that he has consented to the moving of the resolution। इसका मतलब ये है कि अगर रेजोल्यूशन मेंबर की तरफ से आता है तो उसमें चीफ मिनिस्टर की कंसेंट चाहिए, जो कि सूरत में नहीं है। मगर आगे चल के ये एक्सप्लेनेशन इसकी देता है, ये 22 जो है रूल ऑफ बिजनेस की 22वीं शिक, वो कहता है कि एक बात ये वो कह रहे हैं कि द रेजोल्यूशन मे बी टेकन अप ऑन एनी डे इंक्लूडिंग अ हॉलीडे, एन ऑफ डे और अ प्राइवेट मेंबर्स डे। ये एतजाज हसन साहब भी वैसे ये कह रहे थे, और मेरे पास एक PLD 38 पड़ी हुई है भट्टू साहब के, उसमें भी कहा है कि स्पेशल सेशन 2 भी हो सकते हैं, वो बुलाए जा सकते हैं। मगर मैं जो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सवाल जो होगा वो इसकी क्लॉज 7 है। वो कहती है इफ ऑन द डे फिक्स्ड बाय द गवर्नर, अब ये गवर्नर अगर फिक्स करे डे फॉर ऑब्टेनिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द असेंबली अंडर 130 आर्टिकल, द चीफ मिनिस्टर refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members. The speaker shall as soon as may be inform the governor the result of the proceeding under this rule। इसमें क्लॉज 7 में रूल नंबर 22 की वो कह रहे हैं कि जनाब अगर ये बाइंडिंग है
कि आप उसके ऊपर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो यू सीज टू बी दी चीफ मिनिस्टर। ये बिल्कुल ठीक है। अब आपने दो बातें की हैं, एक तो मेंबर वाली बात अलग है और गवर्नर वाली बात आमिर साहब अलग है। अब जो गवर्नर साहब वाली बात है उसमें मेरा मौकफ ये है कि गवर्नर शैल समन अ सेशन। मेंबर का तो अब ये चैप्टर हम क्लोज कर दें ना, क्योंकि मेंबर की तरफ से तो नहीं आया, ये गवर्नर साहब की तरफ से आए, तो वी शुड ऑप्ट फॉर दिस टॉपिक कि गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं। गवर्नर साहब ये कर सकते हैं कि जो 41st सेशन उनके पास पड़ा है पहले उसको प्रोरोग करें, फिर हमारे 42nd सेशन के लिए वो लिखें, जो हम 42nd चला रहे हैं उसके लिए लिखें, उसके बाद वो एक स्पेशल सेशन समन करें, और अगर उससे चीफ मिनिस्टर भागता है तो then he would be no more, he would not work as a chief minister and he would be no more a chief minister. But मुझे तो जो एज स्पीकर मुझे इख्तलाफ है, मुझे इसलिए इख्तलाफ है सर, आमिर साहब इसमें छोटी सी एक और बात भी क्लियर कर दें कि जो गवर्नर सेशन बुलाते हैं उसको प्रोरोग भी गवर्नर करते हैं। जो स्पीकर इज ऑटोनमस, उसकी ऑटोनमस बॉडी है, और स्पीकर उसको ही इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और अगर जो स्पीकर सेशन बुलाते हैं तो उसको प्रोरोग भी स्पीकर ने करना है, न कि गवर्नर ने करना है। मुझे ये इख्तलाफ है। और दूसरा एक बात आपकी कंसीड करनी पड़ती है, लेट्स से कि ये रूलिंग आपकी है, स्पीकर की है, कि वो आपने रूलिंग दी कि जनाब मैं नहीं समझता कि ये कानूनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन जो है गवर्नर साहब कर सकते थे, तो ये रूलिंग तो आपकी है, इसका चीफ मिनिस्टर को कैसे सजा मिल सकती है कि जनाब ही सीजेस टू बी दी, एक आपके पॉइंट में जाता है। मगर मैं थोड़ी सी आपसे एक और तरफ आपकी तो जो चाहूँगा वो ये है कि ये असद उमर साहब ने भी इसका हवाला दिया, आपके काफ़ी लोग दे रहे हैं, ये है PLD 1997 लाहौर 38। मंजूर भट्टू साहब का बड़ा मशहूर केस है 97 में, कि जब ये चौधरी अल्ताफ साहब ने गवर्नर रूल लगा दिया था, तो ये उस पे है। उसके अंदर वैसे ये केस के अंदर वो ये कहते हैं कि स्पेशल सेशन हो सकता है और किसी टाइम पे भी उसको बुलाया जाता है, बल्कि ये रूल्स के अंदर भी जो आपके लिखा हुआ है कि ये जो है टाइम का किसी दिन भी बुलाया जा सकता है। इस हवाले से ये वैसे कहते हैं कि बुलाया जा सकता है, मगर इसके अंदर उन्होंने कहा है, जो फैसला दिया था उसने कहा जी ये प्रेजेंट क्लियर, इट इज क्लियर दैट द रिपोर्ट मेड बाय द गवर्नर द प्रोक्लेमेशन ब्ला 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 जी डायरेक्टिंग द पिटिशनर टू ऑब्टेन ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सफर फ्रॉम मैलिस। अगर बदनीति हो, मेलाफाइडी हो, और वो उसके अंदर आगे जाके लिखते हैं कि मेलाफाइडी में क्या आता है, इस फैसले के अंदर ये है कि members of cabinet had resigned or that the chief minister had lost confidence of the majority, at least without putting him into floor test, and also because governor could not during the currency of the proclamation ask the chief minister to cease to function। बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि ये मैलिस के अंदर नहीं हो सकता, और जिस तरह उन्होंने ग्राउंड कोर्ट की कि वजीरों ने इस्तीफा दे दिया था, इसमें वजीरों के इस्तीफे उन्होंने कहा जी ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड्स आपकी सॉलिड होनी चाहिए, उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते। अच्छा आमिर साहब, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी जी सर। अच्छा, पहली बात तो मैंने इसीलिए आपको, जब मैंने बिस्मिल्लाह की थी तो मैंने कहा था आप जरा पहला पैरा पढ़ लें जो गवर्नर साहब ने लिखा है। वो इट इज क्वाइट मेलाफाइडी इटसेल्फ, इट रिफ्लेक्ट्स, इट स्पीक्स इटसेल्फ कि वो चौधरी शुजात हुसैन का हवाला दे रहे हैं, वेयर एज ही इज टॉकिंग अबाउट पंजाब। चौधरी शुजात हुसैन साहब मरकज में या जो भी है, बट पंजाब में ही हैज नथिंग टू डू। कास्त्रो का जो मसला है, ख्याल कास्त्रो का, वो कोई इशू ही नहीं है। वो एक वजीर की बात करते हैं, चेयरमैन सुबह कहे 21 की 21 रिजाइन करो, 21 कर देंगे। अगला मसला हसनैन बहादुर द्रेशक का है। द्रेशक साहब आज भी पूरा दिन मेरे साथ रहे, हर सलाह मशवरे में मेरे साथ है। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल कंसीड कर लिया हमने, मगर इसका फैसला कौन करेगा? वो कुछ उनकी तशरीह और है, आपकी या इनकी तशरीह और है, तो ये क्या अदालत में जाएगा या ये वो सड़कों पे होगा? क्योंकि उनकी तो धमकी बड़ी क्लियर है कि जनाब हम जो है सील कर देंगे। अब सील जाहिर है वो रेंजर्स को या लेवीज को किसी को बुलाएंगे, फोर्सेस के टकराव का खतरा हो सकता है, या डीनोटिफाई कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से। तो ये क्या, इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल देखें, ये सिंपल सी बात है, बड़ा क्लियर इंटरप्रिटेशन। इसका असल हल जो है वो तो यही है कि हम अवाम के पास जाएं।
फ्रेश मैंडेट लें। वक्ती तौर पे इस वक्त क्योंकि क्राइसिस एक है, आईनी क्राइसिस तो आ गया, वक्ती तौर पे कल अदालत से ये फैसला लिया जाएगा कि कौन ठीक कह रहा है। अदालत में मेरा ख्याल है हमें तो नहीं जाना चाहिए, हम तो बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर उन लोगों ने अदालत में जाना है तो बेशक जाएं। नहीं, मगर कल को अगर वहाँ पे वो जोरा जोरी करते हैं कि वो कल फॉर एग्जांपल हाउस का सेशन तो नहीं है, लेट से वो आ जाते हैं, एक तो वहाँ शोर मचा सकते हैं, दूसरा फोर्सिबली लेने की ऑप्शन, या गवर्नर रूल लगाते हैं, वो गवर्नर रूल भी लगा सकते हैं इस पे, गो के इस फैसले के अंदर जो है इस तरह के गवर्नर रूल लगाने का, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो वो जुमे को आपने रखी भी है, तो ये फैसला हो जाएगा किसके पास अक्सरियत है। मगर लेट्स से कि उनकी तशरीह के मुताबिक वो गवर्नर रूल लगाते हैं या फोर्स से लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? हाउ विल यू रिएक्ट? कोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं, बट अगर फोर्स से लेना चाहें वो सील कर दें, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस भी चल रहा है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी चल रहा है। तो जब तक ये चीजें डिसाइड नहीं होती, और ये जल्दी हो जाएंगी, ये 5-7 दिनों में हो जाएंगी, हमने इसको लंबा खींचना नहीं, बिकॉज चेयरमैन का ये नैरेटिव है कि आप फौरन फ्रेश इलेक्शंस में जाएं। हम फ्रेश इलेक्शंस में जाना चाह रहे हैं, अवाम के पास जाना चाह रहे हैं, तो हम लंबा क्यों खींचेंगे? ये तो इन्होंने हमारे गले में ये अजाब डाल दी है। अगर ये नो कॉन्फिडेंस और ये ना होता तो फ्राइडे को हम तो असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे थे, केपी भी है, पंजाब भी। नहीं, अभी वैसे एक दो चीजें, एक तो ये कि क्योंकि डिले हो गई है, फ्राइडे वाला वो नहीं अनाउंसमेंट हो रही, कम से कम 4 दिन की डिले हो गई है। मगर अभी ये कहा जा रहा था कि शायद केपी की अभी आप लोग डिसॉल्व ना करें, कि एक रेफ्यूज रहेगा जहाँ पे अगर पंजाब के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की आपको परेशानियाँ हों तो वहाँ पे आपके पास एक सेफ हेवन मौजूद होगी। दूसरा ये है कि इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपने उसको, आप ये कह रहे हैं पोस्टपोन किया है कि आफ्टर नो कॉन्फिडेंस उसको भी डिस्पोज ऑफ करें, कि वो नल एंड वाइट समझते हैं आप उसको? आमिर साहब, मैंने इसलिए ये बात की है कि जब हमारे पास असेंबली में ये इनका रिकॉर्ड आए तो पहले नो कॉन्फिडेंस आए, तो जो पहले नो कॉन्फिडेंस आए तो हम तो नो कॉन्फिडेंस को पहले वी शुड डील ना। बिल्कुल, और ये स्पीकर का इख्तियार है, आप समझते हैं कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में करना है, मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर भी आप बाद में लेंगे? चलिए लास्ट, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हम उससे भागना बिल्कुल नहीं चाह रहे, कतर नहीं भागना चाह रहे, बट आई हैव टू डिसाइडेड टिल आई एम द स्पीकर कि हमने पहले कॉन्फिडेंस लेना है, नो कॉन्फिडेंस लेना है, नो कॉन्फिडेंस लेना है, तो एजेंडे पे कौन से दिन लेके आना है, उसका क्या सिस्टम बनाना है, कितने दिनों के बाद, ये तो पूरा एक लॉ को फॉलो हमने करना है ना। हाउ कैन वी वायलेट इट? ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिप्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिर इंशाल्लाह ताला ज़हमत देंगे इसी मामले को लेकर सिप्तान खान साहब को इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आइडियल मानी जाने वाली खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की सलाहियतें क्या जंग आलूद हो चुकी हैं। एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। एक तो आमिर साहब जो सिप्तान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे उसमें एक पॉइंट बड़ा मिसिंग था, लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला 2 रुकनी बेंच का जिसमें 18 मेंबरान उन्होंने कहा जी रिस्टोर हो चुके हैं, वो वोट भी अपना कास्ट कर सकते हैं, नून लीग के 18 मेंबरान जिन पर पाबंदी थी, और मुखालिफिन तो अब बगले बजा रहे हैं कि अब नंबर गेम हमारे हाथ में, चाहे कल कुछ भी हो जाता है। नहीं, वो उनका जो ये पहले तो सुप्रीम कोर्ट का भी अब फैसला आ गया हुआ है कि अगर लोग ये लोटे कल को बने, क्योंकि ये फिगर आ रहे हैं मार्केट में, कोई कह रहा है जी उन्होंने 6 खरीद लिए पीटीआई के, कोई कह रहा है जी 10 खरीद लिए हैं, क्योंकि टूट गए हैं, और आपस में परवेज़ लाई शुजात का। मुझे लगता है कि अगर ये बात बन गई होती, इनके पास नंबर्स गेम पूरे होते और चौधरी शुजात साहब ने ये कारीगरी दिखा दी होती है, इन्होंने बंदे क्योंकि उस तरफ दूसरी तरफ चले गए, तो फिर ये इनको ये इतना शोर मचाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो मूव की गई है ये बड़ी डेस्परेट मूव है कि गवर्नर साहब की कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और साथ में नो कॉन्फिडेंस की मोशन भी दोनों रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं, तो उससे ये लग रहा है कि इनके पास अक्सरियत नहीं है। ये जो मर्जी दाएं से आए बाएं से आए, जितनी मर्जी लड़ाई मार कुटाई कर लें, बक स्टॉप्स एट दी एंड, इट स्टॉप्स एट दी नंबर। किसके पास नंबर पूरे हैं, किसके पास 186 या अक्सरियत है, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का ज़्यादा फ़र्क यही है
कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का परवेज इलाही कहा जाएगा फिर इनके ऊपर ओनस आ जाता है कि 186 करें। नो कॉन्फिडेंस की सूरत में वो दूसरों पे आ जाता है। तो ये नंबर्स पूरे नहीं हैं, उसकी वजह से। दूसरा ये कि मुझे जो परवेज इलाही जो डामाडोल हुए थे, इसके बाद से वो ज़्यादा माइल होंगे इमरान खान के साथ जाने पे। जो है उनकी मुनस इलाही की ट्वीट भी आ गई है दोबारा, खैर वो आती रहती है जाती रहती है। परवेज इलाही साहब जब तक ये हो नहीं जाएगा उनके ऊपर शक तो रहेंगे। बहरहाल मुनस इलाही ने आज ये की है कि इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असम्बली तोड़ने की तल्ली मुकम्मल कर ली है। PDM इतनी जितनी मर्जी कोशिश कर ले जल्द इलेक्शन को नहीं रोक सकती, अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है। तो ये जो कह रहे थे कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके ऊपर जो इतनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है इससे लगता है कि नंबर नहीं है। दूसरा, इनके पास परवेज इलाही इनसे काबू में नहीं है। तीसरा ये कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये क्लियरली नजर कहीं ऐसा भी है एक दूसरे पे एतमाद भी ना हो आमिर साहब? नहीं, फिलहाल तो एतमाद वाली चीज़ अगली स्टेज पे जाएगी, जब अगर इलेक्शन लड़ने पड़ गए तो क्वेश्चन आपस में करें तो वो है। फिलहाल तो उन्होंने अपनी जो उनकी जो ग्रेप वाइन है, जो खबरें चलाई जा रही हैं कि जी वो परवेज इलाही के हमने बंदे तोड़ लिए हैं, शुजात के साथ चले गए हैं, या वो परवेज इलाही साहब भी मान गए हैं, और वो अपनी तरह से नून लीग ने मलिक अहमद खान को चीफ मिनिस्टर बना दिया। पीपल्स पार्टी वाले वो कह रहे हैं जी हसन मुर्तज़ा या फिर हैदर अली गिलानी भी हमने ये बनाए हैं। वो बात ये है कि परवेज इलाही पागल हैं, बेवकूफ़ हैं कि वो मान जाएंगे, जिससे उनको चीफ मिनिस्ट्री भी जा रही है और अगला इलेक्शन भी जा रहा है। वो क्यों मानेंगे? ये तो यानी कि बादल कल ही छटेंगे। एनीहाउ, जो खबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बात करने के लिए आमिर साहब मैं ज़रा अनाउंस कर दूं कि सीनियर सहाफ़ी महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए भी। मगर आमिर साहब, खबरें बहुत हैं मगर कुछ क्लियर नहीं है कि इनफैक्ट वहाँ पर हो क्या रहा है। जी, ये महमूद जान बाबर जो है बहुत गहरी नज़र रखते हैं। ये KP के मामला में वैसे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ही नज़र रखते हैं। KP बलूचिस्तान में ये बहुत ज़्यादा उन लोगों में से हैं जिनकी हम बड़ी गौर से बात सुनते हैं, अफगानिस्तान से भी होके आए हैं, और ये इनसे पूछेंगे। मैं क्विकली ये कह दूं कि इस वक्त जो बन्नू के अंदर पिछले कोई 36 से 48 घंटे से एक ऑपरेशन चल रहा है जहाँ पे यरगमाल बनाया हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस को, और नंबर जो बताया जा रहा था 30 से 35 जो है, उसके मतलब अभी मुतजाद किस्म की खबरें आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने 5 बजे ही कहा जी ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और हमने सारे दहशतगर्द मार दिए हैं। और उसके बाद से ISPR से जो ऑफिशियली आ रहा है वो आ रहा है जी अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। सो हम बड़ी एहतियात कर रहे हैं कि एक तो नंबर्स जब तक ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता और सरकारी तौर पे, क्योंकि मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं, फिगर्स कैजुअल्टीज़ के मुख्तलिफ आ रहे हैं कि कितने लोग ज़ख्मी हुए या शहीद हुए, तो हम उससे बच रहे हैं। दूसरा ये कि अगर ऑपरेशन ऑन गोइंग अभी भी चल रहा है तो हम मज़ीद एहतियात कर रहे हैं कि उसके मतलब कोई वो ना करे। मगर ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है इस वक्त। ये देखें पंजाब के अंदर तख्त पंजाब के लिए लड़ाई चल रही है, मारकुटाई चल रही है, एक सियासत हो रही है, इसको इग्नोर किया जा रहा है। ये इस वक्त बहुत बड़ा एक अज़दहा बन चुका हुआ है। इसी वाक़े के साथ, तवातुर के साथ, लकी मरवत में इससे पहले, ये 2-3 दिन पहले हुआ, उससे पहले भी लकी मरवत के अंदर ये चीज़ें हो चुकी हैं। साथ में इस वक्त जो वज़ीरिस्तान के अंदर, जनूबी वाना के अंदर एक पुलिस स्टेशन पर 50 से के करीब बताए जा रहे हैं दहशतगर्दों ने हमला किया और एहलकारों को यरगमाल बना के रखा। उन्होंने SHO समेत सारे थाने ने सरेंडर कर दिया, फिर उनका असलहा लेके वो भाग भी गए हैं। ये लग रहा है कि वहाँ पे एक कानून जंगल का आ गया है। महमूद जान से जानेंगे। महमूद जान, पहले तो बन्नू के वाक़े की जितनी की बताई जा सकती है एज ए प्रोफेशनल हमें लेटेस्ट बताएं, क्या सिचुएशन है जो बताई जा सकती है, और क्यों है साउथ ये जनूब में ही KP के ज़्यादा ये क्यों हमले हो रहे हैं? जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जनूबी अजला का तो आपको मालूम है कि चूंकि ये लगते हैं शुमाली वजीरिस्तान के साथ, जनूबी वजीरिस्तान के साथ, और फिर ये जो जगह मैंने बताई है ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। और ये वो जगह है कि जब यहाँ पे कभी गुड तालिबान भी हुआ करते थे, बैड तालिबान तो हुआ ही करते थे, अब वो गुड वाले भी बैड हो गए हैं और हालात जो है वो इस कदर मुश्किल हो गए हैं कि अब वो भी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले वो एक हद तक जाते थे कुछ भी करते हुए, लेकिन अब वो भी जो है वो उन्होंने भी अपनी रविश बदल दी है।
जिसकी वजह से उसका असर गिलक की मरवत बनू और इर्द गिर्द के अजला पे पड़ रहा है। और ये चूंकि उनके लिए करीबी टारगेट आसान है और ये इनके लिए यहाँ पे कार्रवाई करके अपना पैगाम जो है वो इर्द गिर्द के इलाकों में देना आसान होता है। और ये इनका टारगेट भी यही है कि किसी तरीके से लोगों को ये एहसास दिला दिया जाए कि वो खत्म नहीं हुए, वो अभी मौजूद हैं और वो इतनी तादाद में मौजूद हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें जो एक चीज जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब आप इसको माजी के 2007 और 8 के साथ कंपेयर करते हैं तो उस वक्त सूबाई हुकूमत, हमारी फोर्सेस और हमारी मरकजी हुकूमत, ये तीनों मिल के लड़ा करती थी। इस बार जो फर्क है वो ये है कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने थोड़ा सा इस ऑपरेशन से अपने आप को फासले पे रखा है। उनकी तरफ से ज्यादा बयानात भी नहीं आ रहे और उनकी दिलचस्पी भी इतनी ज्यादा नहीं नजर आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा सब कुछ हो रहा है इसमें वो तो एक साथ हैं जो लोग लड़ रहे हैं इस वक्त रियासत के साथ, लेकिन हमारी रियासत के जितने भी सतून हैं वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी उसी तरह मुत्तहिद हैं और उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ये बताएं कि स्वात में ये कोशिश शुरू की गई है नए फेज के अंदर, पर वहाँ बड़ी मज़ामत हुई लोगों की तरफ से क्रॉस द पार्टी लाइंस। उन्होंने कहा जनाब ये हमने जो आगे मार खाई है, यहाँ पे जो जुल्म सितम सा है अब दोबारा नहीं। लोग उठ खड़े हुए। साउथ में, जनूब में, ये बनू अजला के अंदर, बनू लकी मरबत जो है केपी के जनूब में, वहाँ पे लोगों की तरफ से वो मज़ाहमत नहीं आ रही, क्या वजह है? देखिए, एक तो हुकूमत की भी सारी की सारी तवज्जो आप देखें तो सवात की तरफ होती है। एक तो वो आपको पता है कि टूरिज्म का हब भी था, तो वहां पे हुकूमत भी जल्दी गई, वहां का वज़ीर आला था, वहां के वजीर हैं, वहां के लोग हैं, वहां पे रिस्पांस जल्दी दिया गया। यहाँ ये इलाका जो है तो इसमें आप देखें तो यहाँ से किसी के ऐसी शख्स का कोई किसी भी शख्सियत का ताल्लुक नहीं है और यहाँ पे के अपने डायनामिक्स हैं। डायनामिक्स ये है कि वहां पे जो लोग हैं वो उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, ये सारे के सारे उसके खिलाफ अभी तक खड़े नहीं हुए। यहाँ पे पीटीएम की मौजूदगी जो है वो इस बात का सबूत है कि वो लोग जो है वो इसकी भी मज़ाहमत कर रहे हैं और वो अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो उसकी भी मज़ाहमत कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई पब्लिक सपोर्ट अभी तक इसके खिलाफ सामने नहीं आई कि पब्लिक ने इसके खिलाफ निकल के, जैसा सवात के लोगों ने, दीर के लोगों ने और बाकी अजला के लोगों ने इसकी मज़ाहमत की थी। ये तो हमें दो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। एक ये नज़र आ रहा है कि ये तवातुर के साथ चली जा रहे हैं वाक़यात जो है, और गवर्नमेंट जो है एक डिनाइल में है। हम भी ये देखें दूसरा सेगमेंट इस पर कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह के अहकाम आते हैं कि इसको अभी यूँ ना करें और बड़ी पार्लियामेंट भी बड़ी ब्रीफली ख्वाजा से साढ़े 2-3 जुमले बोले हैं, जबकि ये बहुत बड़ा, क्या हमें डरना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द लास्ट इंसिडेंट, ये अभी मज़ीद इस तरह के होते रहेंगे अगर हमने कोई उसके मेजर्स ना लिए? देखिए, मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक आमिर साहब ने आज भी एक जगह पे बात की, मुझे सारी मालूमात हासिल हुई। अभी उनकी तादाद इतनी है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत को फौरी तौर पर सीरियस होना पड़ेगा, रियासत को सीरियस होके इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, वरना ये आखिरी वाकया नहीं है। मैं ये पूरी अपने वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग इसमें मारे गए हैं इसका रिएक्शन भी होगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि इस सूबे की हालत क्या है कि इसके बॉर्डर को ले जाके अफगानिस्तान के साथ तो लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सीटीडी की जो काउंटर टेररिज्म की जो डिपार्टमेंट है उसके जो एहलकार हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इदारा नहीं है। इसके जो पैसे हैं वो कहाँ लग रहे हैं? देखिए, वो इदारा इन्होंने अभी क्या किया है, पंजाब से फिर ये फौजी ऑपरेशन खुदा ना खास्ता दोबारा करना पड़ेगा कि सिविलियन इदारे जो है नहीं कर पा रहे, कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं और उनकी स्ट्राइक के भी इश्यूज है, रिसोर्सेज के भी इशू है। मेरा जाती ख्याल यह है कि ये जो विल का मसला है, सूबाई हुकूमत जो है उन्होंने अपने हाथ पैर इस मामले में बिल्कुल छोड़े हुए हैं, वो बिल्कुल इस मामले पे कोई बात भी नहीं कर रहे। बैरिस्टर सैफ साहब जो है वो एक बंदा है जो एक बयान दे देता है, उस बयान से ज्यादा मैं कोई एक्टिविटी नहीं देख रहा है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं। लोगों को ये नहीं पता कि उनकी सूबाई हुकूमत क्या कर रही है और इस वक्त यहाँ पे क्या चल रहा है, उनकी हुकूमत का इस वक्त इरादा क्या है इस सारे मामले में। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है, सूबाई हुकूमत ये समझ रही है कि ये फौज ही करेगी। अच्छा, फौज अगर फिर करती है फिर ये उस पर एतराज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में मसला जो है वो बैठ के बात करने का है। जिस तरह यहाँ पे एपीएस पे हमला हुआ,
तमाम जितनी भी हमारी फोर्सेस थी, सियासतदान थे, हुकूमत थी, अपोजिशन थी, वो सारे इकट्ठे बैठ गए। अभी तक कोई मुझे ऐसी बैठक नजर नहीं आ रही जिसमें ये संजीदगी से ये फैसला किया जाए। नजर तो नहीं आ रहे, और स्केल जो है ये मैं फिगर्स क्विकली पढ़ देता हूँ कि इस साल में 300 से ज़्यादा हमले हो चुके हुए हैं, 100 से ज़्यादा एहलकार शहीद हो चुके हुए हैं। और इतना ज़्यादा जब स्केल बढ़ जाता है तो फिर ये इंतज़ार करते रहना कि आपस में सारे बैठेंगे, जो क्लियरली बैठते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो इस तरह तो मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही कि किसी भी सतह पे यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जिसमें हम ये कह सकें कि हमें अगले 2, 3, 4, 5, 10 दिन में कोई ऐसी खबर मिलेगी जिसमें लोगों को ये कह दिया जाएगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम मौजूद हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं। और मेरा जाती ख्याल ये है कि जिस तरीके से पहले भी माजी में भी यहाँ पे सब कुछ फौजी के जरिए किया गया, और जो अपनी हुकूमत की जो हमारी कैपेसिटी हुआ करती थी, आप देखें कि एक खतरनाक मसला क्या है, ये इस वक्त मेरा ख्याल है कि हुकूमत स्लीपिंग मोड में गई हुई है दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि पिछले 8-10 साल में इन पे कोई हमला नहीं हुआ। इनसे पहले वाले हुकूमतों पे हमले हुआ करते थे, वो इसके लिए अलर्ट रहा करते थे, लेकिन चूंकि ये उनकी किसी हद तक लाई कहे जाते थे पहले, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनके दफ्तर खोलने की भी बात की थी और उस पर उन पे तनकीद भी हुई थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो इस वजह से ये मेरा ख्याल है ये ज्यादा ही खुद एतमादी में चले गए थे कि जी अब मामला हमारे साथ तो कोई मसला होगा नहीं, हमारे लिए तो कोई मसला सकता। तो अब ये जो बन गया है, शुक्रिया तो इसके लिए महमूद जान, आपका बहुत अच्छी बातें की आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आपको ये बताएंगे अवाम के पेट में रोटी नहीं है मगर अब तन पे कपड़ा भी नहीं रहेगा। इसकी वजूहात क्या है, आदाद शुमार आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म का ओहदा तो आईनी लिहाज से ताकतवर होता ही है, मगर उससे भी ज़्यादा ताकतवर जो समझा जाता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। कुर्रा किसके नाम निकलेगा? जी, ये तकीर शाह जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये इनका 25 दिसंबर को जो है, ये इनकी 24 दिसंबर को रिटायरमेंट की इनकी डेट है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट इसलिए होती है कि जो भी हुकूमतों की अरूज व ज़वाल जो है का महवर जो है ये पोस्ट होती है। ये आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है। और हमने देखा है पिछली 2-3 हुकूमतें जो हैं वो इस ओहदे की गलत चॉइस की वजह से वो ज़वाल पजीर हुई। ये स्टार्टिंग फ्राम कि आप ये देख लें, उसके अंदर भी ये रहा कि जब भी ये ओहदे के ऊपर आपने सीनियर लोग लगाए जाते थे, वो लोग लगाए जाते जिनको सूबे का और फेडरल गवर्नमेंट का वफाक के मेजर 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि फाइनेंस, जैसा कि कम्युनिकेशन, जैसा कि इंटीरियर, फॉरेन ऑफिस, कुछ ना कुछ इन चीज़ों का बुनियादी जो है कॉमर्स, इनका अदराक हो, ये एक्सपीरियंस रहा हो। वो जो बेल्ट वे पॉलिटिक्स इस तरह अमेरिका में कहा जाते हैं, उनको यहाँ का फाक का भी पता होना चाहिए। दूसरा, उनकी सीनियरिटी इस तरह की हो कि जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है, जब वो कहें बात तो सुनी भी जाए, इम्प्लीमेंट भी की जाए और उनकी इनसिक्योरिटी ना हो। मगर हो ये रहा है कि यहाँ पे जूनियर अफसरान को लगाया जाता है। ये पीपल्स पार्टी के दौर से सिलसिला हुआ, जब नरगिस सेठी साहबा को लगाया गया, वो 21वें ग्रेड में थी, और फिर वो एक सिलसिला चढ़ता है कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वो 40-40, 50-50 लोगों को जो है तरक्कियाँ दे देते हैं, फिर अदालतों में मामला जाते हैं। दूसरा ये कि वो जो जूनियर अफसर होता है उसके अंदर जरूरत नहीं होती कि वो कहे प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो गलत भी कर रहा हो, कि जनाब आप ये गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद अपनी अनवर जाहिद साहब होते थे, उनको देखा, नवाज शरीफ साहब ने उनको काम का, उन्होंने 4 दफ़ा कहा, उनका ये नहीं हो सकता। उनका क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा ये गलत है। तो ये गट्स चाहिए, और उसके लिए काबिलियत भी चाहिए, और उसके लिए वो वाली एक सीनियरिटी भी चाहिए। ये नरगिस सेठी से सिलसिला शुरू हुआ, 7वें कॉमन को उन्होंने ऊपर किया। उसके बाद ये फवाद हसन फवाद भी 21वें ग्रेड में थे, वो भी आज़म खान भी 21वें ग्रेड में थे। उन्होंने सारे अपने यारों दोस्त और ख़ानदान को इकट्ठा कर लिया, और इमरान खान का से जो गलत फैसले करवाए गए उन्होंने नहीं बताए। तो उनके अब ये तकीर शाह भी 21वें ग्रेड में आए थे, बाद उनको करते करते इमरान, क्योंकि जो है शहबाज शरीफ साहब इनके बगैर काम नहीं कर सकते, तो अब उनकी रिटायरमेंट आया। अब क्वेश्चन आया कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी, और अगर मिलेगी तो फिर क्या होगा।
नहीं मिलेगी। मेरी इतला ये है कि उनको एक्सटेंशन की ऑफर की गई थी, अच्छा। मगर वो उस पर गौर कर रहे हैं। अभी उनको गालबन ख़ानदान में उनके काफ़ी साने हो चुके हुए हैं, तो एक उनकी दुबई गए हुए थे तो आ रहे हैं, मगर उनको ऑफ़र है कि वो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये हमारे रिटायर्ड बाबुओं के लिए एक परमानेंट जगह थी, मगर इट मेक सेंस अच्छा। कि वहाँ जाके अगले 5 साल भी वो फिर जो तरक्की होंगी उसके इंचार्ज बने होंगे। सो वो इम्पोर्टेंट होता है कि अपने किसी लॉयलिस्ट को वहाँ लगाया जाए जो मेरिट से ज़्यादा ये देखे कि ये नून लीग के मुफाद में है या नहीं है। और उनकी जगह पे जो लगाया जा रहा है, जो नाम गर्दिश कर रहे हैं वो हैं सायरा सईद साहबा हैं, इमदादुल्लाह बुसाल साहब हैं, फिर इनामुल्लाह खान हैं, इजाज असलम डार साहब हैं। ठीक है। अभी इन सारों के अच्छे लोग होंगे। अब ये क्रीडेंशियल्स नहीं पता कि कौन किसकी क्या सीनियरिटी है, उसके ऊपर भी बताएंगे, मगर ये है कि इस ओहदे पे मेरिट पे आना और किसी सीनियर आदमी का आना बहुत ही अहम है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को बता सके, फाइल्स को अप टू डेट रखे कि क्या गलत है क्या सही। जब जूनियर अफसर या एक नालायक अफसर या एक इनसिक्योर अफसर जिसको कि हो कि मुझे तरक्की से नवाजा गया है, तो वो ये नहीं बताता कि वो उसको अगर गलत काम किया जाए, वो कहता जी 4 और तरीके भी मैं बताता हूँ कैसे किया जा सकता है। वो कहते हैं जी बड़ा जी डिलीवर करता है, ये तारीफ़ें की जाती है कि जी वो बहुत ज़्यादा ना डूअर है। एक और बड़ी टर्म डूअर है जी, वो उसको काम कहें तो वो नहीं चीज चाँच करता। मकसद ये होता है कि वो रूल्स बेंडर है, वो रूल्स को बेंड करता है कि चीफ मिनिस्टर की वो जो सुल्तान ने अगर ये कह दिया है कि ये मामला होना है, ये मेरे रिश्तेदार को, मेरे दोस्त को, फलाने को ये ठेका चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन ना किया जाए कि जनाब ये रूल्स के अगेंस्ट है, गैर कानूनी है या गैर आइनी है। ओके सर, मैं आपको डिलीवर करके दूंगा, ये हो जाएगा। ये पाकिस्तान में हम इधर उधर जाते हैं, पार्लियामेंट डिस्कस करते हैं। ये लास्ट ये कह दूं, ये ओहदा है, इस ओहदे से जो है रट जो है ना, वो कहते हैं ऊपर से शुरू होकर नीचे, यहाँ से शुरू होता है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर मेरिट का फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों को भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।